हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होता है। इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है। तो चार्ज को रखना यानी सिंगल चार्ज, यहाँ पे क्या है, डबल चार्ज है। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी दो चार्ज माइनस प्लस सेम मैग्नीट्यूड, तो सेम वही होगा। जरा सा याद दिलाते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो इस पर फोर्स लगता है कितना, QE, और माइनस रहेगा तो ये फोर्स हो जाएगा माइनस QE। ये सब हम लोग देखे थे। इस चार्ज का रखने पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो Q इंटू V। तो यहाँ डायपोल को अगर हम रखेंगे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा। अब इसमें दो कंडीशन होगा। पहला तो फील्ड कैसा हो सकता है, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हो सकता है कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो पहले हम यूनिफॉर्म फील्ड पर बात करते हैं। एक डायपोल को हम ऐसे रख रहे हैं, माइनस Q इधर प्लस Q इधर। अब देखते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है P इक्वल टू 2Lq, तो इसमें P का डायरेक्शन किधर माना जाता है, माइनस Q से प्लस Q की ओर। यानी ये जो हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड P का डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन ही हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर देख रहे हैं थीटा डिग्री है। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा तो हम लोग बारी बारी देखते हैं। फोर्स ऑन प्लस Q, तो इस पर फोर्स लगेगा इस फार्मूला से, फोर्स F1 मान लें इसको, तो ये हो जाएगा F1 इक्वल टू QE। अब इसी तरह इस पर फोर्स, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन प्लस चार्ज पर जो डायरेक्शन होता है फील्ड का डायरेक्शन में होता है। फिर फोर्स ऑन माइनस Q, F2 इसको मान लें, तो ये हो जाएगा माइनस QE, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है। F1 और F2 में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। F1 इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड जो होगा F1 का और F2 का, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा, माइनस सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया इस पर, नेट फोर्स ऑन द डायपोल। तो डायपोल पर नेट फोर्स F इक्वल टू हम ऐड करेंगे F1 प्लस F2, तो ये आ जाएगा 0। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर नेट फोर्स 0 होता है। हम लोग अब बात करेंगे कि जब सिंगल चार्ज को रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। तो अगर हम इस डायपोल को रखते हैं तो दो चार्ज इसमें है, सिस्टम है, तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप लोग इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो हम इसके लिए बोर्ड साफ करेंगे पहले। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हुआ। अब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब, जैसे पंखा को चालू करते हैं तो क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं। मूवमेंट होता, वो तो घूमता है, रोटेट करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो पंखा जब चलता है तो उसमें भी नेट फोर्स 0 होता है। तो घूमता क्यों है, तो उसको टॉर्क बोलते हैं। घुमाने वाली चीज़ को जो घुमाया जाता है उसके लिए नेट टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ता है। फोर्स तो लगता है, फोर्स के कारण टॉर्क डेवलप होता है जो चीज़ों को घुमाता है, एक ही जगह पे घुमाने का प्रयास करता है। और फोर्स जो है इसको डिस्प्लेस करने। तो जरा देखते हैं हम लोग, ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स, इसका जो फोर्स था ये मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये तो घूमना तो चाहेगा, इसको कोई ऐसे खींचे कोई ऐसे खींचे तो क्या होगा, ये पेन को अगर कोई ऐसे पकड़ के खींचे तो ऐसे घूमेगा, इधर से खींचे तो ऐसे तो घूमना तो चाहेगा, लेकिन ये अपने जगह पे घूमेगा, ये इधर उधर नहीं, डिस्प्लेस नहीं होगा। इसलिए नेट फोर्स 0 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो रोटेशन होगा यानी टॉर्क तो लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो नेट फोर्स इसका हो गया फोर्स इक्वल टू 0, लेकिन इसमें लगेगा क्या, टॉर्क।
टॉर्क जीरो नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखना है, टॉर्क कितना होता है तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को 11th में थोड़ा सा ले जाते हैं, किसी फोर्स के कारण टॉर्क। अब जैसे आपको हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका दरवाज़ा का पल्ला है, खिड़की का दरवाजा जो भी हो। अब यहाँ पे कब्जा लगा हुआ है, चौखट जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये घूमना चाहेगा, तो इसका टॉर्क कितना होगा। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पहला पॉइंट ध्यान से सुनना है। फोर्स का जो लाइन है, फोर्स का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में एक लाइन खींचते हैं इन्फिनिट तक, आगे पीछे दोनों तरफ। उसके बाद क्या करते हैं कि इस लाइन से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें, मान लिया यहाँ आया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो टॉर्क इक्वल टू होता है ये परपेंडिकुलर लेंथ, जिसको आर भी बोल सकते हैं, और ये फोर्स, ये दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकलता है। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है इस टॉर्क के मैग्नीट्यूड का, आर एफ साइन थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। थीटा जो है या आर, इसमें आर ये ले लेंगे, इस फार्मूला से अगर काम करेंगे तो आर ये लेंगे, और थीटा जो इसके बीच का एंगल इधर से लेना होता है। 11th का टॉपिक है, आप लोग देख लेंगे उसको। फिलहाल यहाँ पर हम लोग करेंगे, ये वाला इजी पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका टॉर्क और इसका टॉर्क, दोनों का टॉर्क निकालते हैं। तो F1 का टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, तो F1 का टॉर्क निकालेंगे तो इसके लिए हम इसका लाइन ऑफ एक्सिस खींचेंगे। अब फिर क्या है कि डायपोल घूमेगा तो एक्सिस इसको ले लेते हैं। और ऐसे एक राज की बात आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि एक्सिस यहाँ भी लिया जा सकता है, कहीं भी एक्सिस लिया जाता है, कोई चीज़ घूम रहा है तो। ऐसे तो बीच में घूमेगा तो इजी रहेगा, यहीं पे ले लेते हैं। तो लाइन ऑफ एक्सिस, इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं फोर्स का, और एक्सिस से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। अब इसका जो लेंथ होगा यही हमारा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टॉर्क निकल जाएगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, चलिए ये वाला लेंथ L है, मिड पॉइंट है, ये थीटा, तो ये थीटा, L हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा है, तो आप लोग सिंपली ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा L साइन थीटा, L साइन थीटा। और इसी तरह से इसका टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए ये वाला निकालेंगे तो ये भी आएगा L साइन थीटा। तो F1 का टॉर्क मान लिया τ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो ये हो जाएगा इतना L साइन थीटा इंटू फोर्स F1। और F1 अभी हम लोग ने निकाला था QE, F1 इक्वल टू QE, इस फार्मूला से। तो ये हो गया QLE साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम टॉर्क निकालें, टॉर्क ड्यू टू F2, तो इसका टॉर्क τ2 अगर मानते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं QLE साइन थीटा। अब टॉर्क, नेट टॉर्क कितना हो गया, नेट टॉर्क टाउ बराबर τ1 प्लस τ2। टॉर्क को टाउ बोलते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे कितना हो रहा। तो टॉर्क का जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी जोड़ने के लिए डायरेक्शन देखा जाता है। टॉर्क का एक डायरेक्शन होता है, लेकिन उस डायरेक्शन से मतलब यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये इसको अगर खींचेगा तो ये पेन किस डायरेक्शन में घूमना चाहेगा, इसके वजह से ऐसे, यानी कौन वाइज हुआ, क्लॉकवाइज। अगर ये खींचता है इधर तो इसके वजह से भी क्या घूमेगा, ये क्लॉकवाइज, यानी दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए सीधा ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा QLE साइन थीटा, QLE साइन थीटा यानी 2QLE साइन थीटा। और आप जानते हैं कि 2LQ को P कहते हैं, तो ये हो गया PE साइन थीटा। तो टॉर्क का ये मैग्नीट्यूड हुआ। अगर इसको डायरेक्शन के साथ देखा जाए तो इसको आप PE क्रॉस E भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया टॉर्क
किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है और टॉर्क कितना होता है, नॉट जीरो। तो कितना हो गया, P क्रॉस E। तो ये हो गया। अब हम लोग हाँ ये इक्वल हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम रख दें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा। तो अब देखते हैं फिर से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आता है। तो एक डायपोल रखते हैं -q + q, इस पर एंगल थीटा, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F1 और इस डायरेक्शन में इस पर लगेगा F2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वैरी कर रहा है। यहाँ का फील्ड का वैल्यू यानी इंटेंसिटी जिसको तीव्रता कहते हैं और यहाँ का इंटेंसिटी अलग अलग होगा, तो फोर्स भी अलग अलग होगा। अगर यहाँ का इंटेंसिटी का वैल्यू E1 मान लें और यहाँ का इंटेंसिटी E2, चूँकि डिफरेंट है पॉइंट और वैरी कर रहा तो डिफरेंट होगा। तो F1 इक्वल टू आ जाएगा QE1 एंड F2 का वैल्यू हो जाएगा QE2 माइनस। तो डिफरेंट वैल्यू के कारण अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, नेट फोर्स F इक्वल टू F1 + F2 जब हम करेंगे तो चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो F नॉट इक्वल टू 0 आएगा और जो आएगा जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये नॉट इक्वल टू 0, आपको यही याद रखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसमें नेट फोर्स 0 नहीं होता है। तो ये हो गया। इस तरह से आप टॉर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है। बस आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम रखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।